Yeah, dear students, today we'll deal with another part of chapter sexual reproduction in plants and that are different agents of pollination. Like we have previously done about types of pollination, self pollination and cross pollination. Now in self pollination same plant is involved. अगर एक ही प्लांट का सेम फ्लावर हो देन उसमें पॉलिनेशन होती है, उसका पोलन अपने ही स्टिग्मा पे फॉल करता है, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी. जिटोनोगैमी सेम प्लांट है पर उसके डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है. क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगैमी में क्या होता है कि जब डिफरेंट प्लांट है और उनके डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है. लेकिन यहाँ पे एज वी ऑल नो दैट जो प्लांट्स के गैमीट्स होते हैं, एग हो गया और उनके पोलन ग्रेन्स हैं, दोनों नॉन मोटाइल है, मीन्स मूव नहीं कर सकते एक प्लेस टू अनदर प्लेस. तो उसके लिए देयर आर सर्टन फैक्टर्स, एबायोटिक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड बायोटिक लाइफ से रिलेटेड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं. सो इन एबायोटिक फैक्टर्स विंड पॉलिनेशन it is done through wind, anemophily, and water pollination जहाँ पे water involved होता है pollination में तो hydrophily. Then biotic factors में if it is done through insects जैसे butterflies है और other types of insects are then entomophily. If it is done by bats then cherpterophily, and if it is through snails then malacophily, and through birds ornithophily. अब हम इनके बारे में, इन एजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर इज इन्वॉल्व, दैट इज विंड. एंड एग्जाम्पल इट इज इन कॉर्न कॉब्स और ग्रासेस. कॉर्न कॉब में आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे टार्सल्स होते हैं, तो इसमें कैसे ये एक्सपोज्ड है. तो यहाँ पर क्या क्या अडेप्टेशंस प्लांट में के पार्ट्स में होगी कि जो विंड के थ्रू पोलन आए और वो इन पे स्टिक कर जाए और पॉलिनेशन में हेल्प हो. सो पोलन ग्रेन्स, सच पोलन ग्रेन्स विच हेल्प इन विंड pollination, these are lightweight, non-sticky and dry. Sometimes these are winged also so that they can move, fly over from one place to another place. Another part is that well exposed anther, क्योंकि अगर एंथर ऊपर को होगा तभी उसका जो पोलन पाउडर होता है वहां से फ्लाई कर सकता है. देन अब जिस स्टिग्मा पे गिरना आके वो प्लांट में क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए कि उसका स्टिग्मा जो है फैदरी हो, ताकि लार्ज और फैदरी होगा तो उसमें ये पोलन ग्रेन गिर पाएगा. देन फ्लावर्स अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस, अगर इनफ्लोरेसेंस में होंगे फ्लावर्स तो उसमें ज्यादा अमाउंट में पॉलिनेशन हो सकती है. एंड लास्टली सिंगल ओव्यूल्स, सो सिंगल ओव्यूल्स होगा तो दैट ऑल्सो दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. Then next is regarding water pollinated flowers which is जैसे उसमें कॉर्न कॉब आपने कहा कि ये मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है वाटर पॉलिनेशन. सो इसमें डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ये सबमर्ज्ड वाटर में होंगे या अंडरग्राउंड या वाटर के अंदर होते हैं. तो इट इज सीन इन सबमर्ज्ड फ्लावर्स लाइक वेलेसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा. इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली flowers क्या होंगे, they come above the level of water and then these are pollinated by either insects or by wind. Then second, in Vallisneria, male flowers released on water surface and female flowers reaches the surface for pollination. तो मेल पार्ट तो वाटर सरफेस पे रहता है और फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है ताकि जो भी पॉलिनेशन हो चाहे विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू तो वो हो सके. Now in sea grasses, pollen grains are long ribbon-like. These are carried positively to submerged female flowers. So ये swimming के साथ क्योंकि ribbon shaped है तो ये ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो ये पैसिवली सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं पोलन ग्रेन्स. देन अब ये पोलन ग्रेन्स क्योंकि पानी है तो पोलन ग्रेन्स वी ऑल नो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो अगर ये किसी लेयर के साथ कवर्ड नहीं होंगे तो ये जो है वो स्पॉइल हो सकते हैं. So mucilage coating is present over the pollen grains in case of wind pollinated plants. Then third type of adaptation is insect pollinated flowers. अब insect pollinated flowers में क्या क्या adaptations होती है? These are large in size, brightly colored petals are there and very showy type of flowers are there. If flowers are small then these are grouped into inflorescence. हाईली फ्रेग्रेंट, ये फ्रेग्रेंस होगी उसमें तो insects are attracted towards such flowers. They produce nectars
So sticky pollens are there and stigmatic surfaces, they are also sticky. They provide rewards to animal pollinators such as nectar or food in the form of pollen, or provide safe place for laying eggs. Now pollinating agents जो इनमें pollination करते हैं वो pollinating agents हैं bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, sunbirds and hummingbirds. Large animals they are also involved like primates, lemurs, arboreal tree dwelling rodents, gecko and garden lizard. So mainly insect pollination में mainly अगर देखा जाए तो pollen होगा, nectar होगा, fragrance होंगे और vibrant colors होता है. There is one more adaptation in case of flowers and insects, that is mutualism. Amorphophallus, it is the tallest flower of 6 feet. This provides nectar to insects and in return specific animal species they lay eggs in the safer place. मतलब फ्लावर के अंदर वो eggs lay करते हैं तो म्यूचुअलिज्म हो गया, दोनों एक दूसरे का साथ देते. लाइक moth and yucca plant cannot complete their life cycle without each other. Moth deposits its eggs in the locule of ovary and the flower itself pollinated by the मॉथ, क्योंकि मॉथ जहाँ से भी पोलन्स लेके आता है उससे ये पॉलिनेट हो जाता है. देन लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग व्हेन सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग. सो इन दिस वे वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, हैबिटेट हो रहा है उसका. इन रिटर्न फ्लावर इज गेटिंग pollinated also. Now these were the different agents of pollination. Next comes जेनोगेमी और आउटब्रीडिंग, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में रिगार्डिंग क्रॉस ब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसका होना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है कि इन हर्मेफ्रोडाइट्स पोलन ऑफ द सेम फ्लावर फॉल्स ऑन द सेम स्टिग्मा विच कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन ड्यू टू कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जो हाइब्रिड विगर होता है, जो विग्रोसिटी होती है प्लांट की, वो कम हो जाता है. उसको रोकने के लिए अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर अपने आप ही कुछ अडेप्टेशंस होती हैं टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. सेकेंडली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, देयर आर चांसेस ऑफ एवोल्यूशन मोर. जितनी ज़्यादा चेंजेस के चांसेस होता है उतना ज़्यादा इवॉल्व होता है और उनकी अडेप्टेबिलिटी जो है environmental conditions में with time it increases. So this is actually requirement. Now कैसे सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं वो अपने अंदर चेंजेस करके क्रॉस पॉलिनेशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उनको बोलते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस करते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? द फर्स्ट डिवाइस इज दैट ईदर पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा. कि अगर स्टिग्मा भी रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा कहता है कि ये जरूरी नहीं कि जैसे ही पोलन ग्रेन आए और वो हवा से या पानी से जाके स्टिग्मा के ऊपर वो फेदरी हो स्टिग्मा या कैसा है स्टिकी है उसके ऊपर गिरे और साथ ही साथ वो जर्मिनेट करते हैं. ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है कि टाइम लेता है स्टिग्मा भी कि वो रिसीव कर सके उन पोलन ग्रेन्स को. एक तो चॉइस पे डिपेंड करता है कि राइट कंपेटेबल टाइप ऑफ स्टिग्मा होना चाहिए, और सेकेंडली होता है रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा कि पोलन रिलीज अगर हो जाते हैं बिफोर रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा इन सेल्फ पॉलिनेटेड तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती. सेकेंडली एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस टू अवॉइड पॉलिनेशन. कि चाहे वो एक ही फ्लावर के अंदर है, दोनों एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, पर वो थोड़ा उनमें गैप है, उनमें पोजीशंस में डिफरेंस है, तो इसलिए दैट विल अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी which is genetic mechanism and this prevents self pollination by pollen germination or growth of pollen tube in pistil. So एक genetic mechanism भी होता है self incompatibility which avoids self pollination. Then fourth is production of sexual or dioecious flowers, unisexual और dioecious flowers. जब फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स के फ्लावर्स पार्ट्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है. In papaya, male and female flowers are present on different flowers, male and female dioecious जिसको बोलते हैं, which prevents both autogamy and geitonogamy. Similarly, in castor and maize, both male and female flowers are present on same plant and it also prevents autogamy but not geitonogamy.
सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस. सो आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझ आना चाहिए कि क्या है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है, बट क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा और होमोजाइगोसिटी का लेवल बढ़ जाता है. जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे चैप्टर जेनेटिक्स में, आपको क्लियर होगा कि होमोजाइगोसिटी क्या होती है. जैसे होमोजाइगोसिटी क्या होता है, जैसे हम इवन ह्यूमंस में भी कहते हैं कि अगर रिलेशंस में मैरिजेस होती हैं, कॉमन रिलेशंस में जिनके कॉमन इंसेस्टर्स रहते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे कुछ डेलेटीरियस एलील्स होते हैं, डेंजरस एलील्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं. सिमिलरली सेम सिचुएशन प्लांट्स में भी है. प्लांट्स में क्या है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अपना ही पोलन अपने ही स्टिग्मा पे अगर उसके फॉल करता रहेगा, तो उस केस से होमोजाइगोसिटी से इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ जाता है, प्लांट ज्यादा विग्रस नहीं रहता. तो यही सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट अपने आप को क्रॉस पॉलिनेटेड करने के लिए क्या क्या चेंजेस उनमें होती हैं, ये सारे 6 पॉइंट्स मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं इसमें. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी क्या है कि एक्चुअली हम जब कहते हैं कि अब पॉलिनेशन होगा, कि पोलन स्टिग्मा पे गिरेगा, हर पोलन, कोई भी पोलन स्टिग्मा पे किसी भी फ्लावर के गिरने से पॉलिनेशन नहीं हो जाती. सपोज आप पोलन तो है रोज प्लांट का, और वो जाके स्टिग्मा, किसके स्टिग्मा पे गिर रहा है, मैरीगोल्ड फ्लावर के. तो मैरीगोल्ड पे तो मैरीगोल्ड के डिफरेंट स्पीशीज का अगर पोलन होगा, वही आगे पोलन ट्यूब कर पाएगा, और आगे पोलन ट्यूब वो जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन कर पाएगी. इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की. राइट और कंपैटिबल पोलन को कंपैटिबल स्टिग्मा पे फॉल करना है. सो रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा. क्योंकि कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो पोलन और स्टिग्मा में होते हैं, वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कंपैटिबल पोलन है. So ability of recognition of right type or compatible pollen by stigma leads to rejection or acceptance mechanism. So germination of pollen and development of male gametophyte, it depends on three things. Number one, compatible pollen starts its germination stimulated by certain secretion of stigma. क्यों, कुछ सिक्रीशन, केमिकल सिक्रीशंस जो हैं, जब ये आएंगी, कीमोट्रोपिज्म इसको बोलते हैं, स्टिग्मा की तरफ से, तभी पोलन जर्मिनेट करेगा. सेकेंडली, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर. अब वो कैसे ग्रो करेगा, वी नो पोलन की 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन बहुत हार्ड होती है, उसमें स्पोरोपोलेनिन, पर बीच बीच में जर्म पोर्स होते हैं, और इस एक्साइन के बाद इंटाइन होती है जो थिन लेयर है. तो उस जर्म पोर्स कहाँ से, जहां जहां पे स्पोरोपोलेनिन कंटिन्यूअस नहीं है, वो जर्म पोर्स है, वहां से इंटाइन ग्रो करती है. देन कंटेंट ऑफ पोलन मूव्स इनटू दैट ट्यूब, एंड फाइनली जो उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस it forms, it will divide mitotically, and it forms vegetative and generative, that are 2 male gametes. So next, after pollen pistil interaction क्या होता है, after pollination pollen grains get deposited on the stigma, then 2 cells having a larger tube cell and a smaller generative cell. जो अभी मैंने बोला 2 मेल गैमीट आ जाएंगे, लार्जर और स्मॉलर, ये यहाँ पे दिखाया भी है, generative and tube nucleus is there. The sugary secretions which are produced on the stigma stimulate the germination of pollen grain. The inner covering intine produces pollen tube which comes through germ pore, and then we have tube nucleus as well as generative nucleus. So these two are also known as sperm nuclei, which, because these are responsible for double fertilization. Then this ट्यूब न्यूक्लियस, जैसे जो जेनरेटिव होता है ना, इसमें फिर से माइटोसिस होती है और ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है. सो ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड्स ग्रोथ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जैसे 2 सेल थे हम इसके अंदर, ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस पहली माइटोसिस से बने थे. उनमें से ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. जनरेटिव न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस होकर 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. सो इन टोटलिटी यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई आपको नजर आएंगे पोलन ट्यूब में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, and in coming lecture I'll explain you about formation of embryo sac, endosperm, seed development and fruit development, and 2 processes, apomixis and polyembryony. Thank you.